नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद सालेह है। पिछले 6 महीनों में चाइना ने दर्जनों लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। लिहाजा सवाल उठता है कि लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं क्या, और चाइना अचानक से इतने सारे लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में क्यों भेज रहा है। अमेरिका का दावा है कि चाइना अपने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का इस्तेमाल उसके सैन्य प्रतिष्ठानों की जासूसी करने के लिए कर रहा है। इस वक्त चाइनीज आर्मी के पास 347 से ज्यादा लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स हैं। चाइना की योजना है कि 1 दशक से भी कम समय में ये उसकी संख्या 13,500 से ज्यादा कर दे और अंतरिक्ष में अमेरिका के दबदबे को खत्म कर खुद को सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित हो जाए। हमारी अगली रिपोर्ट इसी विषय पर है। चीन के पास इस वक्त 700 से ज्यादा सक्रिय सैटेलाइट्स हैं। उनमें से 347 से ज्यादा सैटेलाइट्स का संचालन चीन की सेना करती है, यानी कि कुल चीनी सैटेलाइट्स का लगभग आधे से भी ज्यादा हिस्से का इस्तेमाल सेना कर रही है। लेकिन जिस बात से पेंटागन ने सैन्य रणनीतिकारों की नींद हराम कर रखी है वो है 13,500 लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स की हैरान कर देने वाली बड़ी तादाद खड़ी करने की योजना, जिसे चीन 2027 तक पूरा कर लेना चाहता है। ये मेगा नक्षत्र चीन के 5G मोबाइल इंटरनेट रोल आउट का हिस्सा होगा, जिसे गोवोंग का नाम दिया गया है। चीन ने ऑन रिकॉर्ड दावा किया है कि गोवोंग एलन मस्क के स्टारलिंक का जवाब है। 2019 से अब तक स्टारलिंक ने 3500 लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स का नेटवर्क बना लिया है, जो विश्व के किसी भी कोने में विश्वसनीय रूप से हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करता है। ये देखने में आम लोगों के लिए एक व्यावसायिक सेवा की तरह लग सकता है, लेकिन जैसा कि यूक्रेन युद्ध में स्टारलिंक के लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स ने प्रदर्शन किया है, हर सेना के जनरल, जमीन पर तैनात कमांडिंग सैनिक के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। ये यूक्रेनी सेना को सटीक खुफिया जानकारी प्रदान कर सकता है। ये रूसी सेना के पोजीशन, उनकी गतिविधि और हथियार प्रणालियों से अवगत कराता है। इसी की मदद से यूक्रेन की सेना सटीकता के साथ रूसी फौज क्षमता पर प्रहार करने में सक्षम रही है, जबकि चीन का दावा है इसकी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स केवल संचार उद्देश्यों के लिए है। हालांकि इस बात पर किसी को भरोसा नहीं है और निश्चित रूप से अमेरिका को तो कतई नहीं। 14 मार्च को अमेरिकी अंतरिक्ष बल के प्रमुख जनरल चार्ल्स सॉल्ट्समैन ने चीन की मंशा को लेकर पूरी ईमानदारी से अपने डर को व्यक्त किया। चीन और रूस ने पिछले 20 साल में तेजी से काम किया है। वो जानते हैं कि हमने एक ज्वाइंट फोर्स स्ट्रक्चर बनाया है जो अंतरिक्ष में हमारी क्षमताओं पर बहुत ज्यादा टिकी हुई है। फिर चाहे वो सटीक नेविगेशन हो, सैटेलाइट में होने वाला संचार हो, मिसाइल की चेतावनी का तंत्र हो, जिस पर हमें बहुत भरोसा है। खुफिया जानकारी के लिए सर्वेक्षण को लेकर अंतरिक्ष में हमारी जो भी क्षमता है, वो जानते हैं हम उन पर बहुत भरोसा करते हैं, तो वो हमें इस मामले में अंधा बना सकते हैं। अगर वो हमारी इस क्षमता में दखल दे दें या उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दें, वो जानते हैं कि वो हमारी बढ़त को खत्म कर सकते हैं। एक सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में कहा जाता है, जबकि पृथ्वी के चारों ओर 1200 मील से कम ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। पृथ्वी की लो ऑर्बिट सैटेलाइट्स के अपने कुछ खास लाभ हैं। ये पृथ्वी से अपनी निकटता के कारण हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें ले सकते हैं। ये काफी सस्ते हैं क्योंकि इन्हें छोटे रॉकेटों से अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है, यानी कि इनके लिए कम संचालन शक्ति की जरूरत पड़ती है। संचार के लिए इसका उपयोग काफी आसान है और सिग्नलों के प्रसारण में न के बराबर अंतराल होता है। पिछले 6 महीनों में चीन ने कुल 35 अंतरिक्ष प्रक्षेपणों का रिकॉर्ड बनाया है, यानी हर 5 दिन में एक स्पेस लॉन्च। अमेरिका भी ऐसे सैटेलाइट्स की बड़ी तादाद खड़ी कर रहा है, जिसका उद्देश्य पूरी तरह से मिसाइलों पर नजर रखना है। खासतौर पर रूसी और चीनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का पता लगाने और उन्हें मार गिराने के लिए। इनकी अति गतिशीलता के कारण हाइपरसोनिक हथियारों की उनकी अपनी एक अलग लीग होती है। ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि चीन कितनी जल्दी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स की बड़ी तादाद खड़ी करने में सक्षम होगा, लेकिन इस वक्त हम दुनिया की एक ऐसी और सबसे बड़ी निगरानी प्रणाली के गवाह बन रहे हैं जैसा इससे पहले कभी नहीं बनाई गई। और बड़ी बात यह है कि इसका बड़ा फौजी असर होगा, ये भी साफ है।
इस हफ्ते यूक्रेन के बूचा से रशियन फोर्सेस के हटने का ठीक 1 साल पूरा हो जाएगा। ये बात तो सबको पता थी कि जंग बहुत खून खराबे वाली होगी, लेकिन किसी ने ये कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं हो जाएंगी। ये किसी भी युद्ध की एक कड़वी सच्चाई है कि जंग की सबसे बड़ी कीमत आम लोग ही चुकाते हैं। रशिया और यूक्रेन दो ऐसे मुल्क हैं जिनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर तक साझा है, लेकिन इस जंग ने दोनों तरफ के लोगों को बांट कर रख दिया है। एक आस्था जो रशियंस और यूक्रेनी लोगों की 1000 साल से साझा विरासत रही है, उस पर अब खतरा मंडरा रहा है और इसकी वजह गहरी सियासी मतभेद है जो इस जंग की वजह से पैदा हो गई है। ये सिवर्सक शहर है। ये फ्रंटलाइन से 10 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है और यहाँ लगभग हर एक घर बमबारी की वजह से मलबे में तब्दील हो गया है। लेकिन तोपों के गोलों के भयानक हमलों के बीच 67 साल की इरीना खुद को बचाने में कामयाब रही है। साथ ही उनकी बहू और 2 छोटे पोते भी सुरक्षित हैं। हालांकि उनका बेटा फ्रंट लाइन पर रूसी हमले से जूझ रहा है। इरीना कहती हैं कि उनके पास खाने के लिए बहुत कम खाना था और पीने का पानी भी नहीं था। वो अपने परिवार के साथ बेसमेंट में छुप गई थी। कई दिनों तक सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं देखी। हम लगभग 1 साल गैस, बिजली, पानी के बिना रहे हैं, लेकिन हम जिंदा हैं। वो मेरी बहू को 2 पोते पोतियों के साथ ले जा रही हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही थी। भगवान का शुक्र है वो चले जाएं तो ठीक है। इरीना के पोते पोतियों को एक सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा रहा है, लेकिन इरीना खुद यहीं रहेंगी। वो कहती हैं अगर मौत आनी है तो वो अपने घर में मरना पसंद करेंगी, बजाय एक अजनबी जगह में। कीव से 30 किलोमीटर दूर बूचा शहर में बूचा हत्याकांड के पीड़ितों को याद करते हुए मोमबत्तियां जलाई गई हैं। ठीक 1 साल पहले रूसी सेना को यहां से खदेड़ा गया था। किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पर हत्याएं होंगी जो बुचा में देखी गई थी। सड़कों पर लाशें बिखरी पड़ी थी और कब्रिस्तानों में जगह कम पड़ गई थी। यहां तक कि पोप फ्रांसिस ने भी शांति की दुआएं की। यूक्रेन युद्ध से हाल की खबरें राहत और आशा लाने के बजाय बूचा के नरसंहार जैसे नए अत्याचार लेकर आए। यहाँ तक कि आम नागरिकों, लाचार महिलाओं और बच्चों के खिलाफ भी क्रूरता तेजी से बढ़ती जा रही है। वो पीड़ित हैं जिनका निर्दोष खून स्वर्ग तक पुकारता है और विनती करता है कि युद्ध बंद करो, हथियार का आतंक रोक दो, मौत और विनाश को बोना बंद करो। आइए मिलकर प्रार्थना करें। बुचा सिर्फ 33 दिनों के लिए रूसी कब्जे में था, लेकिन इसमें हुए घातक हिंसा के घाव जल्द नहीं भर पाएंगे। लोगों ने अपने घरों में वापस जाना शुरू कर दिया है। सड़कों की सफाई की जा रही है, घरों की मरम्मत और रंगाई पुताई की जा रही है। मार्क येसेफचुक सिर्फ 4 साल के थे जब रूसी सेना ने उनके शहर पर धावा बोल दिया था। हम बिना फोन के थे, हमारे पास बिजली नहीं थी। हम अपनी बीन बैग कुर्सियों पर बैठ गए, हम उन पर सो गए और जब हम बाहर गए तो हर जगह खून ही खून था। टैंक थे, हेलीकॉप्टर थे और लगता था वो नाकाम हो गए थे। दूर दूर तक बख्तरबंद वाहनों के ट्रैक थे, बहुत सारे ट्रैक थे। मैं डर गया था और थोड़ा सा खून भी था। कीव पेक्सर्व लवारा मोनेस्ट्री के सुनहरे गुंबद कीव के क्षितिज की शोभा हैं। ये यूक्रेन की रूढ़िवादी ईसाई आस्था का सबसे सम्मानित स्थल है, जिसमें यूक्रेन के 72% लोगों का विश्वास है। लेकिन इस 980 साल पुराने स्मारक पर इस युद्ध की परछाई पड़ गई है। इसका रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के साथ ऐतिहासिक संबंध है। यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के पैट्रियार्क किरिल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का समर्थन किया है, लेकिन यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने जोर देकर कहा है कि वो यूक्रेन के प्रति वफादार है।
और स्पष्ट रूप से रूस के युद्ध की निंदा की है। लेकिन यूक्रेन ने यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च पर किराएदारी के समझौते के उल्लंघन और अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए उन्हें बेदखल करने का नोटिस दिया है। यूक्रेनियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के अनुयायियों ने इस बेदखली नोटिस की निंदा की है और यूक्रेन पर बिना किसी आधार के इस तरह के फैसले लेने का आरोप लगाया है। बेदखली के आदेश को लागू करने के लिए आए अनुयायियों और सरकारी अधिकारियों के बीच हाथापाई की खबरें भी आई थी। 1000 साल से साझा की गई आस्था भी युद्ध की तबाही से बच नहीं पाई। सत्ताईस मार्च को अमेरिका के नेशविल के एक निजी प्राथमिक विद्यालय पर हथियारों से लैस एक पूर्व छात्र ने पूरी योजना के साथ हमला किया। इस हमले में 3 मासूम बच्चे और स्टाफ के 3 लोग मारे गए। पुलिस ने 28 साल की हमलावर को मार गिराया, बाद में जिसकी पहचान एक ट्रांसजेंडर महिला के तौर पर हुई। हालांकि अभी तक हमले का मकसद नहीं पता चला है। बताया ये जा रहा है कि हमलावर भावनात्मक बीमारी से पीड़ित थी और उसका डॉक्टर के पास इलाज चल रहा था। स्कूल में हुए इस खून खराबे से अमेरिका एक बार फिर हैरानी और सदमे में है। हमारी अगली रिपोर्ट महामारी की शक्ल ले चुके बंदूकधारियों की हिंसा पर है, जिसने अमेरिका की आत्मा को चीर कर रख दिया है। पिछले सोमवार को अमेरिका के स्कूलों में दहशत लौट आई जब कोवेनेंट स्कूल की एक पूर्व छात्र ऑड्री एलिजाबेथ हेल ने अपने पूर्व संस्थान को निशाना बनाया। कम से कम 2 असॉल्ट राइफल और एक हैंडगन से लैस ऑड्रे ने ईसाई प्राथमिक विद्यालय के दरवाजे पर धावा बोला और 3 बच्चों को मार दिया। उनमें 2 बच्चों की उम्र 9 साल थी जबकि एक की उम्र सिर्फ 8 साल थी। इन बच्चों के अलावा स्टाफ के भी 3 सदस्य मारे गए। हैरान करने वाली बात यह है कि हमलावर ने इस हमले से एक ही हफ्ते पहले 7 अलग अलग स्थानीय दुकानों से वैध तरीके से हथियार खरीदा था। ऑड्रे एक भावनात्मक बीमारी से पीड़ित थी जिसके बारे में और जानकारी नहीं दी गई। हमने ऑड्री हेल के माता पिता से बात की है, जिसमें मालूम पड़ा है कि ऑड्री ने यहाँ 5 अलग अलग स्थानीय गन स्टोर से 7 फायर आर्म्स खरीदे हैं। वो हथियार वैध रूप से खरीदे गए थे। उन हथियारों में से 3 का इस्तेमाल कल हुए इस भीषण त्रासदी में किया गया था। हम जानते हैं कि उन्हें लगा कि उनके पास एक ही हथियार है और उन्होंने हथियार उसे बेचे। वो एक भावनात्मक विकार से ग्रस्त थी। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। We know that they felt that she had one weapon and that she sold it. नैशविले पुलिस को एक मैनिफेस्टो के साथ स्कूल में हाथ से बनाया हुआ एक नक्शा भी मिला है। हमलावर का मकसद तो नहीं पता चला, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने सुरक्षा बल से लड़ने के लिए उस नक्शे को बनाया था। ऐसी आशंका भी जताई जा रही है कि वो कई जगहों पर बड़ा हमला करने वाली थी और स्कूल उन निशानों में एक था। नैशविले पुलिस विभाग ने शरीर पर लगे कैमरे का एक वीडियो फुटेज जारी किया है, जिसमें पुलिस को एक कमरे की जांच करते हुए देखा जा सकता है, जिसके बाद उसने संदिग्ध हमलावर पर कई गोलियां चला दी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फायरिंग की ताजा घटना को बीमारी बताया और कांग्रेस से राइफलों पर 1994 से लेकर 2004 तक लागू राष्ट्रीय प्रतिबंध को दोबारा लगाने की अपील की। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछली बार जब हमने असॉल्ट हथियारों पर प्रतिबंध लगाया था, तब गोलीबारी से होने वाली हिंसा की घटनाएं काफी कम हो गई थी। लेकिन आपने क्या किया? मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सिवाय इसके कि मैं कांग्रेस से समझदारी से कदम उठाने की अपील करूं। अमेरिका के स्कूल कितने सुरक्षित हैं, ये इसी से समझा जा सकता है कि इस साल की शुरुआत के बाद सोमवार को हुआ जनसंहार अमेरिका स्कूल शूटिंग की 90वीं घटना है। पिछले साल ऐसी 303 वारदात हुई थी। ये 1970 के बाद एक साल में हुई स्कूल शूटिंग की सबसे ज्यादा घटनाएं हैं। अमेरिकी बच्चों और किशोरों की मौत की प्रमुख वजह 2020 तक
कार एक्सीडेंट थी, जिसे अब बंदूक से हुई मौतों ने पीछे छोड़ दिया है। 2021 में बच्चों की मौत की वजह में फायर आर्म्स से हुई मौतें 19% थी। उस साल 3600 बच्चों की मौत बंदूक से जुड़ी घटनाओं की वजह से हुई। औसत के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि हर दिन 1 से 18 साल की उम्र वाले 10 बच्चों की मौत बंदूक से जुड़ी वारदातों से हुई है। लेकिन खतरनाक बंदूकों को रखने की अमेरिकियों की सनक को देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि स्कूल में हुआ ताजा हत्याकांड इस साल की ऐसी आखिरी घटना होगी। केन्या सरकार विरोधी हिंसक विरोध प्रदर्शनों से जूझ रहा है। विपक्षी नेता रायला ओडिंगा ने हर सोमवार और बृहस्पतिवार को नियम से विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति विलियम रूतो पर पिछले साल हुए चुनावों में धांधली करने और जीने की बढ़ती लागत पर काबू पाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया है। सरकार ने विरोध प्रदर्शनों को गैर कानूनी करार दिया है, जो बार बार हिंसक हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और धार्मिक नेताओं ने शांति बनाए रखने की अपील की है। अब यह आशंका जाहिर की जा रही है कहीं ये प्रदर्शन 2007-8 के चुनाव के बाद हुई जातीय हिंसा की तरह ही बेकाबू ना हो जाएं, जिसमें 1100 लोगों की मौत हुई थी। तीस मार्च को केन्या में हिंसा भड़क उठी। गुरुवार को विपक्ष के नेता रैला ओडिगा के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन का तीसरा दिन था। सोमवार को विरोध प्रदर्शनों के दौरान कई जगहों पर हिंसक झड़प भी हुई। इसीलिए गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बंदोबस्त के साथ पुलिस ने राजधानी नैरोबी में गश्त किया। वो दंगाइयों से निपटने के लिए हथियारों से लैस थे। राजनीतिज्ञों का काफिला जब नैरोबी के पास से गुजर रहा था, ओडिगा के सैकड़ों समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। कई लोग बालकनी और छतों से तालियां बजाकर और हाथ हिलाकर इसका समर्थन कर रहे थे। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पथराव शुरू कर दिया और सड़क के बीचों बीच आग जलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारियों ने उनके साथ जमकर हाथापाई की। पुलिस को स्थिति पर काबू पाने के लिए आंसू गैस, पानी के बौछारें और गन फायर तक का इस्तेमाल करना पड़ा। इस झड़प में अब तक 2 नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 51 पुलिस अधिकारी और 85 नागरिक घायल हो गए। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूतो ने लोगों से कानून का सम्मान करने की अपील की है। केन्या में जो चल रहा है वो लोकतंत्र के लिए चुनौती है, जहां लोग कानून के शासन को चैलेंज करना चाहते हैं। हर किसी को कानून का सम्मान करना चाहिए और हर कोई अपनी संपत्ति की सुरक्षा का हकदार है। And everybody is entitled to the protection of their property. 20 मार्च को जब ओडिगा का काफिला एक याचिका देने के लिए राष्ट्रपति के राज्य भवन जा रहे थे, तब केन्या के पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए उन पर आंसू गैस और पानी के बौछारों का इस्तेमाल किया। पिछले अगस्त में हुए केन्याई चुनावों में रैला ओडिगा ने विलियम रूतो के खिलाफ चुनाव लड़ा था। ओडिगा सरकार पर निर्दोष केन्याई लोगों को आतंक में जीने पर मजबूर करने का आरोप लगा रहे हैं। Ruto's hands are all over this violence. रूतो के हाथ हिंसा से सने हुए हैं। जब अजीमिनियो ला ओमोजा ने हमारे संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुरूप विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया, तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि बौखलाहट में सरकार शांतिपूर्ण और निर्दोष केन्याई लोगों पर आतंक फैलाने के लिए गुंडों और भाड़े के सैनिकों का इस्तेमाल करके इसका जवाब देगी। केन्या की जनता मुद्रास्फीति में तेज उछाल से जूझ रही है। केन्याई मुद्रा लगातार नीचे गिरती जा रही है और हाल में पड़े सूखे ने स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। फरवरी में कुल मुद्रास्फीति 9.5% थी, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति 13.3% पर रही। विलियम रूसो ने पिछले साल अगस्त में हुए चुनाव प्रचार में खुद को दलितों के नेता के रूप में चित्रित किया था और कई बड़े वादे किए थे। आम केन्याई लोगों की दशा सुधारने का वादा किया था। सत्ता में आने के बाद रूतो ने ईंधन और मक्के के आटे जैसी जरूरी चीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी को हटा दिया है।
पिछले हफ्ते जब केन्या के ऊर्जा विभाग ने बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की तो हालात और बदतर हो गए। इस तरह के कदम निश्चित रूप से विलियम रूतो के काम नहीं आने वाले, जबकि विपक्ष जनता के असंतोष की लहर का इस्तेमाल कर उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इस बृहस्पतिवार को अपने संविधान में वहां के मूल निवासियों को मान्यता देने के लिए एक जनमत संग्रह कराने की दिशा में पहली बार एक औपचारिक कदम उठाया है। ऑस्ट्रेलिया के 122 साल पुराने संविधान में अबॉरिजिनल लोगों का जिक्र तक नहीं है। यह जनमत संग्रह इस साल के अक्टूबर से दिसंबर के बीच कराया जाएगा। सवाल यह है कि क्या लंबे वक्त से लटकते चले आ रहे इस जनमत संग्रह से ज्यादा तालमेल और समरसता वाले भविष्य का रास्ता साफ हो जाएगा? हमारी अगली रिपोर्ट इसी विषय पर पड़ताल करेगी। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले अबोरिजिनल लोगों के बारे में माना जाता है कि ये पूरे मानव इतिहास में सबसे पुरानी जिंदा संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। इसके बावजूद उनका इतिहास दमन, भेदभाव और दोयम दर्जे के बर्ताव से भरा पड़ा है। औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सत्ता ने उन्हें हाशिए पर रखा, यहाँ तक कि 1960 तक उन्हें मतदान का अधिकार भी नहीं मिला था। आज के वक्त में अबोरिजिनल लोगों के पास बराबरी के अधिकार नहीं है। हालांकि इस मामले में सेटलर कहे जाने वाले वहां बसे श्वेत लोगों की भी यही स्थिति है। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया का 112 साल पुराना कानून भी अबोरिजिनल लोगों को मान्यता नहीं देता है। लेकिन 30 मार्च को ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस भेदभाव और पूर्वाग्रह को सही करने के लिए पहला कदम उठाया। ओबोरिजिनल और टेरेस स्ट्रेट टापू के बाशिंदे 60,000 साल से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर रह रहे हैं और ये मानव इतिहास की सबसे पुरानी जिंदा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो अनादिकाल से ऑस्ट्रेलिया की जमीन, पानी और आसमान से रिश्ता बनाए हुए हैं। इसके बावजूद ओबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट टापू के बाशिंदों को हमारे संविधान में मान्यता नहीं मिली हुई है। संसद में प्रस्तावित कानून को पेश करते हुए अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अक्टूबर और दिसंबर में इस मामले पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। इसके अलावा मूल निवासियों की सदस्यता वाली एक सलाहकार उपसमिति का गठन किया जाएगा जो संसद में उनकी आवाज बनेगी। वो मूल निवासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर सांसदों को सलाह देगी जो बाध्यकारी नहीं होंगे। ये सिर्फ इतिहास को स्वीकार करना ही नहीं बल्कि एक नए इतिहास को बनाने जैसा है। Today, with the introduction of the Constitution Alteration Bill, संविधान संशोधन प्रस्ताव के पेश होने के साथ ही हम इतिहास बनाने के और नजदीक पहुंच गए हैं। हम एक ऐसी आवाज को पैदा करने के करीब हैं जो ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे लोगों की आवाज सुनी जाए। फर्क पैदा करने वाली एक ऐसी आवाज जो जीवन सुधारने की तरफ एक और कदम नजदीक पहुंचेगी। सबके लिए ऑस्ट्रेलिया को एक और कदम आगे बढ़ाने के नजदीक। One step closer to moving Australia forward for everyone. ऑस्ट्रेलिया की राजधानी में अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट टापू के बाशिंदों की आबादी करीब 3.2% है। उनमें खास इतिहास, परंपरा और भाषा वाले सैकड़ों समुदाय शामिल हैं। लेकिन उन्हें संविधान में बदलाव लाने के लिए हर एक जनमत संग्रह के बाद 1967 में जाकर ऑस्ट्रेलिया की जनगणना में शामिल किया गया। वो ज्यादातर सामाजिक आर्थिक पैमाने पर राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे हैं। ऐसे ज्यादातर समुदायों में खुदकुशी, घरेलू हिंसा और कैद किए जाने की बहुत ऊंची दर है। जो मूल निवासी नहीं हैं, उनसे तुलना करें तो उनके जीवित रहने की संभावना भी 8 साल कम है। फिलहाल सभी की निगाहें इस साल के अंत में होने वाले जनमत संग्रह पर टिकी हुई हैं। 1901 में जब से ऑस्ट्रेलिया आजाद हुआ तब से अब तक 19 जनमत संग्रह और संविधान में बदलाव के 44 प्रस्ताव आ चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से कितने प्रस्तावों पर मुहर लगी है? जवाब है सिर्फ 8। सवाल यह है कि क्या लंबे वक्त से लटकते चले आ रहे इस जनमत संग्रह के जरिए ऑस्ट्रेलिया के लोग अपने संविधान में मूल निवासियों को मान्यता देंगे? ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये किसी और चीज से ज्यादा सम्मान और बराबरी के हक के लिए हो रही जंग पर जनमत संग्रह है। तो ये था हमारा आज का शो। आपको ये शो कैसा लगा आप हमें जरूर लिखकर बताइए। आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल के जरिए जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते
तब तक के लिए इजाजत दीजिए।